नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, आप सभी का जो पेपर है वो 16 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए सीडीपी का यहाँ पे हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 16 दिसंबर की आप सभी का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका है प्रीवियस ईयर। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज हमारा जो सेशन है ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी पे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। और सी ऑप्शन है यहाँ, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, देयर इज ए कल्चर्स डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रेंड्स, आप लोग इंग्लिश का देख लीजिएगा और मैं हिंदी में आप लोगों को बताती चलती हूँ, ताकि आपका जो है ये कम समय में अच्छे से हो जाए आप सभी के सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ए ऑप्शन है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वो क्यों। और दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहाँ पे, भारत के 10 राज्यों के नाम लिखिए, नेम 10 स्टेट ऑफ द इंडिया। और सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका, राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, यानी कि आपका 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, या फिर ये आपका डी ऑप्शन, दी गई कविता का सुस्मरण करने का वाचन करो। तो यहाँ पे आपको बताना है दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड। तो ये आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़ फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इंग्लिश का देख लीजिएगा, हम हिंदी में ही बताते चलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम इंग्लिश में समझाते चलेंगे। नहीं तो आप लोग इंग्लिश का देख लीजिएगा, मैं हिंदी में आप सभी को सारे क्वेश्चन करा देती हूँ, जिससे कि आप सभी का टाइम भी कम लगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है, विकास की निरंतरता। बी ऑप्शन है आपका, विकास की अनिरंतरता। सी ऑप्शन है, आप विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। और डी ऑप्शन है आपका, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, और ये कूट आपको कलेक्टिव करके बताना है। पहला दिया गया है यहाँ पे पारिवारिक सामाजिकरण, या फिर बी ऑप्शन समकक्षी संबंधों। सी ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य। डी और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बच्चों का आत्मसम्मान। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5।
जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या कर पाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रतिलोमित चिंतन, बी ऑप्शन है प्रतीकात्मक चिंतन खेल, और सी ऑप्शन है यहाँ पे अनुक्रमिक वर्गीकरण, और डी ऑप्शन है संक्रमण। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेक बिलीव प्ले यानी कि प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठे में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल पर कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर, या फिर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व सक्रियात्मक, या फिर सी ऑप्शन मूर्त सक्रियात्मक, या फिर डी ऑप्शन आपका जो है औपचारिक सक्रियात्मक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलवर के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ए चरणों का स्वरूप, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। बी ऑप्शन दिया गया है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतर होती है, और सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। तो 7वें में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। लेवोज्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आपको ए ऑप्शन दिया गया है अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है केवल अध्यापन के लिए, सी ऑप्शन है केवल मूल्यांकन के लिए, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो यहाँ पे आपको बताना है 8 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर है 9 में हमारा क्वेश्चन है। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेवोज्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस जो है रणनीति का उपयोग किया जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम, या फिर पाढ़ यानी कि स्कर्ट फोल्डिंग, या फिर आपका जो है द्वंद्वात्मक अधिगम, या फिर अनुकूलन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि स्कर्ट फोल्डिंग यानी कि पाड़ बांधना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बी ऑप्शन दिया गया है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, सी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, और डी ऑप्शन है यहाँ पे अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है क्या क्यों नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन दिया गया है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। बी ऑप्शन है यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है। सी ऑप्शन है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। डी ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है यह बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। बी ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन दिया गया यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। और सी ऑप्शन है यहाँ पे यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है 1.5 से 2.5 यानी कि 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वाचन का अधिक विस्तारण, या फिर बी ऑप्शन है तार प्रेषित वाचन, या फिर नववाद, या फिर बकवाद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तार प्रेरित वाचन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 14 में हमारा पूछा गया है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, कथन क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लैंगिक विभेदीकरण, बी ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवाद, और सी ऑप्शन है दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, और डी ऑप्शन है यहाँ पे लैंगिक स्थिरता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद। और लैंगिक रूढ़िवाद से आपको हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग ये चैप्टर जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, बी ऑप्शन है यहाँ पे स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, सी ऑप्शन है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। क्वेश्चन नंबर 16 है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 16वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में सामान्यता यानी कि इक्विटी इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे गणितीय वैकल्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्वेश्चन है एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी
रणनीति प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चारों में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों के उजागर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे आपका 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यह संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में हमारा क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक अभिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा के बच्चे में की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असफलता और त्रुटियाँ बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25 से अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 26वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनमयता की कमी और अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 27 में हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक के विद्यार्थियों की खास कर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 28वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के संवेगों
को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में हमारा क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे यह कोई चुनौती न दे सके? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों को से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी संप्रत्यय स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको बताना है, ये प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन आज लगाया है, इसमें से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन में से राइट हुए हैं। और आपको हॉनेस्टली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।